मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। Okay. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के हमारी क्लास लास्ट क्लास है, पब्लिक पॉलिसी की लास्ट क्लास है और हमारा लास्ट सेक्शन चल रहा था और आज हमारा थर्ड उसका सब सेक्शन जो है वो थर्ड वाला आज हम कवर करेंगे। जो दो पॉलिसीज रह गई हमारी, राइट टू फूड की और मनरेगा पॉलिसी, तो आज इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे और आज क्लास जल्दी थोड़ा ख़त्म करने का प्रयास करूंगी ताकि आप लोग जल्दी क्वेश्चन आंसर जो भी आपके हों, जो भी क्वेरीज हों वो कर लें फटाफट से आज। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई मुझे पर्सनली मैसेज करके ये ना बोले कि मैम यहाँ पे मुझे नोट्स भेज दीजिए या फिर ऐसा। मैं ग्रुप पे सारे नोट्स भेज दे रही हूँ और इवन आज मैं आप लोगों को सारे भेज दूंगी, तो मुझे पर्सनली प्लीज़ ये मैसेज ना करें कि मैम मुझे यहाँ स्पेशली भेज दीजिए एक एक करके, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए भी। उससे अच्छा है कि आप लोग ग्रुप में हैं सारे लोग, तो सभी लोग वहाँ से उसको एक्सेस कर लीजिए। आज मैं फिर से उस सारे यूनिट वाइज और जितने भी नोट्स वगैरह जो जो है दिए हैं मैंने, वो सारा मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं अपनी दो पॉलिसीज हमने समझ ली थी, जिसमें हमने सबसे पहले राइट टू एजुकेशन समझा था और फिर हमने समझा था क्या नाम से दूसरी पॉलिसी राइट टू एजुकेशन समझा था और समझा था फिर हमने अभी मैं बिल्कुल स्किप कर गई आज हम समझेंगे राइट टू फूड और फिर समझेंगे हम मनरेगा। तो सबसे पहले मैंने मनरेगा रखा है क्योंकि मनरेगा थोड़ा ब्रॉड है। उसके बाद फिर हम समझेंगे फूड, राइट टू फूड। ये दोनों बड़ा इजी पॉलिसीज हैं, हमने आगे वाली भी पॉलिसीज बहुत इजी करी हैं। तो ये आज हम समझते हैं कि होता क्या है मनरेगा और ये किस तरीके से समाज कल्याण के लिए ले आई गई नीति और कैसे ये समाज कल्याण में लगी हुई है। तो आज हम देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे कहते हैं मनरेगा। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो जो ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसे 2005 में जो है ग्रामीण विकास को ले आने के लिए इसे लागू किया गया 2005 में। उस समय इसका नाम सिर्फ नरेगा था। मतलब इसका मनरेगा जो है वो बाद में 2009 में इसका नाम हुआ, उससे पहले इसका नाम नरेगा रहा, जो कि 2005 में इसको बेसिकली ग्रामीण के विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए इसे लागू किया गया। फिर केंद्र सरकार द्वारा इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया 2006 में। 2005 में सारा ये एक्ट बनाया गया महात्मा गांधी, इसका नरेगा का पूरा एक्ट बनाया गया, पूरा इसका बिल बनाया गया और ये सब पास होते होते इसे फाइनली 2006 में आकर केंद्र सरकार ने इसे फाइनली इम्प्लीमेंट किया, फाइनली इसे लागू किया। तो 2006 में केंद्र सरकार द्वारा नरेगा को लागू किया गया। आरंभ में इसका नाम जैसे बता दिया नरेगा ही था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, उस दिन महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को इसका नाम बदल के उनके नाम पर रख दिया गया। फिर इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। इससे पहले इसको सिर्फ नरेगा बोला जाता था, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बस इतना ही बोला जाता था। महात्मा गांधी उसमें ऐड 2009 2 अक्टूबर को हुआ। मनरेगा भारतीय ग्रामीण आबादी को रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। तो जो मनरेगा है वो जितने भी गांव की एरिया हैं, जितने भी भारत में ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उनको रोजगार की एक लीगली गारंटी देता है। मतलब कोई अगर बेरोजगार है गांव में, मान लीजिए यंग है और बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है, इवन तलाशने के बाद भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो जाके मनरेगा में अपने लिए एक मतलब एम्प्लॉय, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उसको मिल सकती है, वहाँ रोजगार उसे मिल सकता है। एक फॉर्म भरना होता है मनरेगा में और वहाँ पे वो अप्लाई कर देगा तो उसको मिल जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से जो ये मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण जो एरिया है उसकी आबादी को रोजगार देना, रोजगार प्रदान कराना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को साल भर में 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी प्राप्त होती है। मतलब अगर कोई बेरोजगार है व्यक्ति एक गांव में, मान लीजिए कोई एक गांव में बड़े सारे व्यक्ति बेरोजगार हैं, तो उसमें
प्रत्येक परिवार को जो है साल भर में 100 दिनों का अकुशल रोजगार गारंटी दी जाती है। मतलब कि एक साल में उसे 100 डेज के लिए उसे रोजगार दिया जाता है। 100 डेज उससे कार्य कराया जाता है और उसके बदले में उसे वेतन दिया जाता है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 100 दिन जो होता है इसको 100 दिन के लिए इसे रोजगार प्रदान कराया जाता है प्रत्येक ग्रामीण एरिया में। अभी आगे बताते हो कि इसके कार्यक्रम में होता क्या क्या है, जैसे कि तालाब की खुदाई करना हो गया, नहर की खुदाई करनी हो गई, या फिर कहीं ऐसा कुछ डैम बनवाना हो गया, और फिर मान लीजिए सिंचाई व्यवस्था बनवानी हो गई। तो ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें तालाब की खुदाई जो होता है वो मेन होता है, इसमें मुख्य होता है। तो गांव में देखेंगे तो तालाब की खुदाई के लिए व्यक्ति कार्य करते हैं जो वो मनरेगा के थ्रू ही आते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक परिवार को ये साल भर के लिए 100 दिन की गारंटी देता है रोजगार की। सरकार यदि ग्रामीण रोजगार मुहैया कराने में असफल रहती है तो उसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए सरकार इस अधिनियम के द्वारा, मनरेगा के द्वारा अगर गरीबों को रोजगार नहीं दिला पा रही है, विफल हो रही है उसको दिलाने में, असफल हो रही है, तो उसे जो है लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मतलब उसे पैसे देने होंगे, भले वो कार्य करे या ना करे। ये सरकार की हेडेक है कि अगर वो उनको रोजगार दिलाने में असफल हो गई है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। फिर इसका जो मुख्य लक्ष्य है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य लक्ष्य था गांवों से गरीबी को मिटाना एवं उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे तालाबों, मृदा संरक्षण या नहरों वगैरह को और गांवों को स्वावलंबी बनाना। तो इसका मतलब है कि इसका जो मुख्य लक्ष्य था मनरेगा का, वो था गांवों से गरीबी को मिटाना। मतलब जो गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी हटाना और रोजगार देना उन्हें, गरीबी उनकी दूर करना, और फिर जो उत्पादक परिसंपत्तियां हैं, मतलब लाइक जैसे तालाब हैं और मृदा संरक्षण मतलब मिट्टियों का संरक्षण है, तो इन सब के माध्यम से गांवों को स्वावलंबी बनाना था, ऑटोनॉमस बनाना है, मतलब गांव को सशक्त बनाना है। तो इसका मुख्य लक्ष्य यह था। जब गांव सशक्त होगा, स्वावलंबी होगा, तो वहां के जो लोग हैं, वहां के लोगों की गरीबी दूर होगी। और इस अधिनियम के द्वारा इसका प्रयास किया गया कि जो गांवों में गरीब वर्ग है, इन सब को कार्य दिया जाए, ताकि इन कार्यों के माध्यम से गांव जो है वो स्वावलंबी बने। अब हम देखते हैं फिर जो महात्मा गांधी योजना था, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? ये सबसे पहले जो है 2 फरवरी को 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में शुरू हुआ। जब ये बना 2006 में फाइनली जब ये इम्प्लीमेंट हो गया था, तो सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश के एक अनंतपुर गांव था, वहां पर ये लागू हुआ। उसके बाद जो है पूरे देश में 2006 के बाद से फिर लागू होना शुरू हुआ, और हर ग्रामीण क्षेत्र में आज हम मनरेगा देखते हैं। तो सबसे पहले ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू किया गया, और इसमें फिर बाद में देखा गया कि देश के जो 200 जिले हैं, 200 जो सबसे ज्यादा गरीब जिले हैं, उनको शामिल किया जाए मनरेगा के अंतर्गत। तो पहले आंध्र प्रदेश में इसे लागू करके, इसको मतलब टेस्ट होता है ना, जैसे एक बार की हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, लागू करें ये कितना सफल रहता है। तो जब ये आंध्र प्रदेश के एक गांव में, छोटे से गांव में, अनंतपुर में ये लागू हुआ, उसके बाद देखा कि इसका फायदा मिल रहा है लोगों को और बेरोजगारी लोगों की घट रही है। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जो सबसे ज्यादा निर्धन देश हैं, जो सबसे ज्यादा निर्धन जिले हैं, जो सबसे ज्यादा निर्धन गांव हैं, उनमें 200 जिलों इन्होंने चूज किया। मतलब मनरेगा के थ्रू 200 जिलों को चूज किया गया जो सबसे ज्यादा गरीब थे, उनको फिर इसमें शामिल किया गया, मनरेगा के अंतर्गत ले आया गया। और वहां पर उन 200 जिले में जितने भी गांव थे, वहां पर मनरेगा व्यवस्था लागू की गई, इस पॉलिसी को लागू किया गया, और फिर जो है उसके तहत वहां के लोगों को रोजगार प्रदान कराया जाने लगा। अब देखते हैं कि जो ये मनरेगा अधिनियम है, इसकी अनुसूची 1 में जो है कुछ
काम को डिवाइड करती है। मतलब इसकी जो अनुसूची 1 है, जिसका शेड्यूल 1 है इस अधिनियम का, वो जो है बात करता है कि मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य शामिल होने चाहिए। तो इसमें 8 किस्म के इन्होंने कार्य बताए हैं इस अधिनियम में। तो सबसे पहला है जल का संरक्षण करना, जल संग्रहण करना, सूखा बचाव, सिंचाई, नहरें। मतलब पहला कार्य क्या है कि जलों का संरक्षण करना। जल संरक्षण करना मनरेगा के अंतर्गत आता है, मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो जो तालाब की खुदाई होती है तो उसमें बेसिकली जल को संरक्षित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। जल का संग्रह उसमें मतलब जल को संग्रहित किया जाता है तालाब के अंतर्गत। तभी जो है वो समय समय पर उस तालाब की खुदाई होती है, ताकि जो गड्ढा है वो गहराता रहे और पानी जो है उसमें बना रहे। तो जलों का संरक्षण करना। सूखा बचाव, सूखा बचाव मतलब कि सूखा से उस गांव की ग्रामीण एरिया को बचाया जा सके। सिंचाई के लिए नहरें तैयार करना, मतलब नहरों की खुदाई करना, ताकि उन नहरों के माध्यम से सिंचाई इजीली हो सके। तो इसका जो पहला काम है वो है जल संरक्षण, जल संग्रहण और सूखा बचाव, सिंचाई के लिए नहरें तैयार करना। फिर इसका दूसरा मुख्य काम है अनुसूचित जातियों, जनजातियों या भूमि सुधार के लाभार्थियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की जमीनों पर सिंचाई सुविधा का प्रावधान करना। तो इसका जो दूसरा मुख्य कार्य है वह यह है कि जो शेड्यूल जो कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल जनजातियां हैं, जो ये या फिर जो भारत सरकार द्वारा कुछ लाभार्थी हैं, जिनकी जैसे जो इंदिरा आवास में रह रहे हैं, जिनका घर जो है इंदिरा आवास के थ्रू मिला है, जो उसके लाभ ले रहे हैं, उस चीज का लाभ ले रहे हैं जो, तो उनकी जो जमीनें हैं, उनकी जमीनों को फ्री में सिंचाई मुहैया कराना, सिंचाई सुविधा के प्रावधान बनाता है ये, कि जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो मतलब किसी ये इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी हैं, जो इन घरों में रह रहे हैं, सरकार द्वारा जो इंदिरा आवास चलाया गया है, घर दिया गया है गरीबों को इसके तहत, तो इसके जो लाभार्थी हैं, जो इसमें रहते हैं, तो उनकी जो जमीनें हैं, जो खेती है उसकी सिंचाई जो है ये मनरेगा देखेगा और फ्री में सिंचाई करेगा। तो इसका दूसरा मुख्य कार्य यह है। तीसरा, परंपरागत जो जल स्रोत हैं उनका नवीनीकरण करना, मतलब परंपरागत जल स्रोतों का नवीनीकरण। परंपरागत जल स्रोत लाइक तालाब हो गया, नहर हो गया हमारा, या फिर कुआं हो गया हमारा। तो ये जो जितने भी जल के स्रोत हैं परंपरागत तरीके के जो बने हैं, पहले से जो चले आ रहे हैं, उन सारे स्रोतों का नवीनीकरण करना, मतलब एक तरीके से नयापन उनमें ले आना और उनका संग्रहण करना, ताकि वो जो परंपरागत जल के स्रोत हैं वो खत्म ना हो, वो बने रहें। तो उसमें वो समय समय पे नवीनीकरण करें। जैसे तालाब है, तालाब की खुदाई करेंगे, कुआं है, कुआं की खुदाई करेंगे, ताकि जो जल का स्रोत है वो बना रहे, और नहरों को मेंटेन करके रखेंगे। तो इससे जो है, जो ये परंपराएं चली आ रही हैं जल वाली, जल की जो परंपरागत स्रोत हैं, ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये सारे बने रहें, उनमें नवीनता आती रहे। चौथा कार्य क्या है? भूमि विकास। भूमि विकास मतलब कि जो मनरेगा है वो भूमि का विकास करता है, मतलब कि ग्रामीण एरिया में जितनी जो भूमि है उनका विकास करता है ये, ताकि लोगों को समस्या ना रहे, उन भूमि पर लोग कार्य कर सके और अपना जो है बेरोजगारी दूर कर सके। वहां पे वो जब उस भूमि पर काम करेंगे तो उन्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे, उनको वेतन मिलेंगे। तो भूमि विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। फिर इसका कार्य है बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य। मतलब जो मनरेगा है वो मनरेगा का मुख्य जो कार्य है वो बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य करना, मतलब जो बाढ़ है उस पर नियंत्रण और जो ग्रामीण एरिया है उसकी सुरक्षा करना। तो जो है इसका एक मुख्य जो काम है ये भी है कि बाढ़ों का नियंत्रण करना, ताकि जो ग्रामीण एरिया में बाढ़ बहुत ज्यादा आते हैं, लाइक जैसे अभी आप बिहार एरिया में देखेंगे तो कोसी नदी है, कोसी नदी में बाढ़ आता है, तो वहाँ पे बाढ़ से बहुत गांव जो है प्रभावित होते हैं, बाढ़ के क्षेत्र वाले जो एरिया हैं उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। और फिर वहाँ पर जो है एक तरीके से बड़ी चीजों की किल्लत हो जाती है,
उनका रहना, खाना पीना, सारी चीजें जो है वो मुश्किल में आ जाती हैं, पूरा का पूरा घर उनका बाढ़ में खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें, उन सारी चीजों से उसको छुटकारा मिले, इसके लिए मनरेगा कार्य करता है, ताकि जो है जब कभी बाढ़ आए तो उस पर नियंत्रण किया जा सके और गाँवों को बचाया जा सके। सभी मौसमों में कायम रहने वाली ग्रामीण सड़कों का कार्य, मतलब मनरेगा का मुख्य कार्य है यह है कि ऐसी सड़क का निर्माण करे, ये ऐसी सड़क गांवों में बनवाए जो सभी मौसम में कायम रहे, मतलब बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, हर मौसम में वो सड़क बनी रहे। ऐसा ना हो कि उसमें दरारें आने शुरू हो जाए, अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो फट जाए, या फिर ऐसा कुछ ना हो। तो इस तरीके के सड़क का निर्माण करना चाहिए जो सभी मौसमों में कायम रहे। तो इस तरीके से इसके ये मुख्य कार्य हैं मनरेगा के, और इन्हीं कार्यों के माध्यम से ये जो है जनता को रोजगार प्रदान करते हैं। ये सारी कार्य जो है मनरेगा के अंतर्गत आते हैं, और यही सारे कार्य जो है लोग जो ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो परिवार बेरोजगार है, तो उनको इन कामों के माध्यम से 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, और फिर उन्हें इसके लिए पैसा दिया जाता है। अब हम देखते हैं मनरेगा की विशेषताएं क्या हैं। मनरेगा की मुख्य विशेषता ये है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार है। तो मतलब मनरेगा के तहत, मनरेगा अधिनियम जो है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम, इसके तहत जितने भी ग्रामीण परिवार हैं, ग्रामीण परिवार में जो युवा हैं, वयस्क हैं, मतलब प्रौढ़ हैं, जो यंग हैं, उनके युवाओं के लिए रोजगार जो है सुनिश्चित किया गया है। उन्हें ये लीगल राइट दिया गया है इसका, कि वो जो है जाके मनरेगा में अपने लिए रोजगार ले सकते हैं, उनका ये कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है वो। तो मनरेगा के तहत जितने भी गांव के ग्रामीण परिवार हैं, उनमें जितने भी युवक हैं, वो जाके इसके तहत जो है कार्य करने का अधिकार उनके पास है, और इसके तहत वो कार्य कर सकते हैं। फिर मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो मनरेगा में प्रोविजन है कि जो है, जो मनरेगा में जो मनरेगा का लाभ लेगा, उसमें जो है 1/3 महिलाएं होनी आवश्यक है। मतलब 1/3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है कार्य करने का, जो वो है काम करेंगी महिलाएं, 1/3 महिलाएं उसमें काम कर सकती हैं। तो जो महिलाएं हैं वो जाके भी मनरेगा में लाभ ले सकती हैं। तो जितना भी लाभार्थी मनरेगा, मान लीजिए एक गांव में एक मनरेगा में अगर बहुत पुरुष हैं जितना, तो उसके 1/3 महिलाएं होनी आवश्यक है। विकलांग और अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान है। तो मनरेगा में जो विकलांग हैं, जो मतलब कुछ करने योग्य नहीं है, मतलब इतना विकलांग नहीं कि मतलब कोई कार्य नहीं कर सके, जो कार्य करना चाहते हैं और वो उस स्थिति में नहीं है कि कार्य कर सके, तो उनको, और जो अकेली महिलाएं होती हैं, जो मतलब अकेली महिलाएं होती, जिनके पति नहीं होते हैं या जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो वो जो अकेली महिलाएं होती हैं उनका भागीदार इसमें बढ़ाया जाता है, उनको बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तो मनरेगा के तहत विकलांग और अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम मांगा जाए, आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो इसमें मनरेगा में ये कहा गया है कि जिस दिन, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो बेरोजगार है वो जाके आवेदन जमा कर रहा है मनरेगा में कि उसे रोजगार चाहिए, तो उसे 15 दिनों के भीतर, या फिर जिस दिन उसने आवेदन किया है, मतलब जिस दिन वो फॉर्म सबमिट कर रहा है उस दिन, उसी दिन से या 15 दिनों के अंदर अंदर उस आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है मनरेगा के अंतर्गत कि 15 दिनों के भीतर या जिस दिन आवेदन किया गया उसी दिन उस आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। फिर पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ग्रामीण इलाके में, उनको मनरेगा के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं, मतलब मनरेगा जो कार्य कर रहा है उस पर जो है नियोजन, उसका कार्यान्वयन और उसकी निगरानी जो है वो पंचायती राज संस्था करेगी। मतलब पंचायती राज का
यह कर्तव्य है कि वो मनरेगा को सही तरीके से अपने गांव में चलवाए, और उसका जो प्लानिंग है, उसका कार्यान्वयन है, और उस पर निगरानी जो है वो पंचायती राज संस्था रखे। और पंचायती राज जो है वो उत्तरदायी है इन सारी चीजों का कार्यान्वयन और निगरानी रखने हेतु। पंचायती राज संस्था जो है वो मनरेगा को इस तरीके से अपने यहाँ पे अपने गांव में इम्प्लीमेंट करे, ताकि जो बेरोजगार हैं वहाँ पे उस ग्रामीण इलाके में उनको रोजगार मिल सके। फिर इसकी एक विशेषता यह भी है कि मनरेगा के तहत जो आर्थिक बोझ है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। तो मतलब जो आर्थिक जो फंडिंग है इसकी, वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। तो मनरेगा जो है ये भी कंकरेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची, जो हमने शिक्षा के अधिकार में पढ़ा था कि शिक्षा के अधिकार को जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको जो है हमने 2002 में किस तरीके से हमने उसे कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर लिया था, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो जिस इसमें फायदा ये होता है कि इस पर कानून और फंड दोनों जो है केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। तो वैसे ही मनरेगा की जो फंडिंग है वो भी जो है केंद्र और राज्य दोनों का साझा योगदान होता है फंड देने में, और दोनों ही इसको फंडिंग करते हैं। मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं लाइक पानी पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा, ये सारी चीजें जो हैं मुहैया कराई जाती हैं। तो मनरेगा में जितने भी कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत, उन्हें ये सारी मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं। उन्हें पीने का पानी दिया जाता है, प्राथमिक चिकित्सा, मान लीजिए काम करते टाइम चोट लग गई तो उसके लिए जो है चिकित्सा मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, खाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो उन कर्मचारियों के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये थी मनरेगा की कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं मनरेगा की चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियों में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो चुनौती है मनरेगा की वो यह है, आई होप आप लोगों को स्लाइड्स शो हो रही होंगी अब। मनरेगा की मुख्य चुनौतियां हैं, मुख्य जो एक तरीके का संकट कहते हैं वो है अपर्याप्त बजट आवंटन। मतलब कि जब बजट बनता है, जब भारत में बजट का निर्माण किया जाता है, तो कुछ पॉलिसीज पर जो है बजट का आवंटन बहुत कम होता है। तो उसमें मनरेगा एक ऐसी पॉलिसी है कि उसे जितने बजट की आवश्यकता होती है उतना बजट उसे नहीं दिया जाता है। बजट का एलोकेशन जो है, आवंटन जो है, वो अपर्याप्त होता है। मतलब एक ग्रामीण के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं सही मायने में उतना नहीं मिल पाता है। तो जिससे जो है काम तो करा लेते हैं लोगों को, बट सही से उनको पैसे नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। हाँ, इसका सबसे पहले मैं बता दूं कि इनको वेतन कितना मिलता है। तो 1948 में जो एक लॉ आया था, ये ब्रिटिशर्स का ही लॉ था उस समय, बनाया गया था कि जो कर्मचारी होंगे उन्हें 60 रुपए मिलेंगे। इस मतलब ऐसे छोटे मोटे जो कर्मचारी होते हैं इन सब जगहों पे ग्रामीण एरिया के, तो उन्हें 60 रुपए वेतन रखा गया था। उसी को ही मनरेगा में बढ़ाया गया आगे। तो मनरेगा में भी 60 रुपए पर डे का मिलता है, मिनिमम 60 रुपए। अगर वो कार्य ज्यादा कर रहे हैं तो उससे ज्यादा उन्हें मिल सकता है, बट मिनिमम पैसे उन्हें 60 रुपए मिलते हैं। और उस 60 रुपए आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो 60 रुपए कुछ नहीं होता है किसी भी परिवार के लिए, एक परिवार के लिए। और एक दिन का 60 रुपए तो कुछ भी नहीं होता है अगर इस वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो। फिर भी ये वही कानून, वही प्रोसीजर अभी तक चलाते हुए आ रहे हैं इस मनरेगा में, और उसी तरीके का बजट भी अभी भी इनका चला आ रहा है। तो उसमें मनरेगा में उतना ये बजट नहीं देते हैं, मनरेगा पॉलिसी पर इतना बजट आवंटन नहीं करते हैं जितना सही मायने में होना चाहिए। तो एक जो मुख्य इसकी चुनौती है वो है अपर्याप्त बजट आवंटन की। फिर मजदूरी के भुगतान में देरी। तो जो मजदूर होते हैं जब कार्य उनका खत्म हो जाता है उसके बाद भी उनको भुगतान नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। जैसे सभी कहते हैं ना, गवर्नमेंट काम है, बहुत टाइम लग जाएगा,
और पैसा आने में बहुत टाइम लग जाता है। इस तरीके से जो इनका वेतन होता है वो टाइम लेके आता है, मतलब अर्जेंट बेसिस पे अगर इन्हें चाहिए पैसा तो वो मिलते नहीं है, काम ये कर चुके होते हैं, इनके पास वेतन नहीं होता है, तो जो मजदूरी का भुगतान होता है उसमें देरी होती है, विलंब से मजदूरी का भुगतान होता है। खराब मजदूरी दर मतलब कि वही 60 रुपए अभी भी चला आ रहा है इनका, 60 रुपए। तो एक तरीके से ये खराब स्थिति है कि काम तुम पूरे पूरे दिन ले रहे हो और 60 रुपए एक दिन का दे रहे हो। पूरे दिन ये गड्ढा खोदते हैं तालाब में या फिर नहर में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, हर मौसम में इन्हें काम मिलता है, तो हर मौसम में उसी तरीके का ये काम करते हैं, बट जो वेतन है, जो इनकी मजदूरी दर है वो खराब है। 60 रुपए में पूरा दिन जो है ये आज की वास्तविक स्थिति में सटीक नहीं बैठती है। फिर भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार विद्यमान होता है। अगर कई बार जो है बजट में पैसे आ जाते हैं इस पॉलिसी के लिए, तो जो वहां पर ऊपर बैठे हुए, मान लीजिए पंचायती इंस्टीट्यूशन से ऊपर बैठा जिसको फंड करना है, यहाँ पे स्टेट से ही पहले ही पैसे जो है वो गायब हो जाते हैं। पैसा अगर जा भी रहा है तो वो हाफ जा रहा है वहां तक, वो पैसा मतलब इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते आधा पैसा बीच में ही खा लिया जाता है, और जब लोगों तक पहुंचता है तो वो बहुत मामूली सा पैसा पहुंचता है, तभी इनके भुगतान में भी देरी होती है और इनकी मजदूरी दर आज तक नहीं बढ़ी है। तो ये जो है भ्रष्टाचार का जो इसमें मुख्य चुनौती मानी जाती है। तो इस तरीके से जो मनरेगा है इसमें ये मुख्य चुनौतियां हैं, जिसके कारण जो है मनरेगा इतना पॉपुलर होने के बाद भी अभी भी अपना वो जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में असफल प्रतीत होता है, कि जो प्रत्येक गांव में किसी की भी बेरोजगारी नहीं रहेगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, जो इसका लक्ष्य है वो अभी भी कहीं ना कहीं कमतर दिखता है। तो ये जो सारी चुनौतियां हैं, ये अड़चने हैं बीच में जो आती हैं, जिसके कारण जो मनरेगा अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल दिखाई देता है। ये हमारा था मनरेगा। अब हम देखते हैं राइट टू फूड, मतलब सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का अधिकार। राइट टू फूड सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी होता क्या है। तो खाद्य सुरक्षा मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि लोगों को एक्सेसिबल हो, खाने की चीजें वो उनके पास आसानी से मिल सकने वाली चीजें हों, तभी वो है खाद्य सुरक्षा कहलाएगा। जो खाद्य जो है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की जो चीजें होती हैं, लाइक गेहूं, चावल, आटा, मैदा एक्सेट्रा, तो जितनी भी चीजें होती हैं खाद्य की वो एक्सेसिबल हो, वो गरीब से गरीब, वंचित से वंचित परिवार के लिए एक्सेसिबल हो, मतलब उनके पास सरलता से उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्ड करने लायक हो। अब उपलब्ध तो है खाद्य सामग्री मान लीजिए, बट अगर उस परिवार के पास पैसे नहीं होंगे, उस उतना पैसा नहीं होगा जितने में वो उपलब्ध है, जितने में मार्केट में वो बिक रहा है, अगर उतना पैसा उसके पास उपलब्ध नहीं होगा तो वो कैसे उस पदार्थ को ले पाएगा और कैसे अपना खाने का जो उसका अधिकार है वो उसे पूरा कर पाएगा। तो एक्सेसिबल के साथ साथ अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब उसे सस्ता होना चाहिए ताकि उसको हर वर्ग के लोग खरीद सके, हर परिवार खरीद सके। फिर इसके बाद यूटिलाइजेशन मतलब उपयोगिता। अब हमारे पास एक्सेस हो गया उस खाद्य पदार्थ का, अफोर्डेबल प्राइस में हो गया। अब मान लीजिए हमने गेहूं, धान, चना, मटर सब लेके खरीद के रख दिया, बट अब हमारे पास उसकी उपयोगिता नहीं, हमें पता नहीं है कि उसको करना क्या है, कैसे यूज करना है, तो वो व्यर्थ है। तो उसका उपयोग करना आना चाहिए, तो उपयोगिता भी महत्वपूर्ण है। तो किसी भी खाद्य सुरक्षा में ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और यूटिलाइजेशन। एक्सेसिबल होना चाहिए पदार्थ, अफोर्डेबल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि वो यूटिलाइज हो सके, और वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी उपयोगिता हो सकती है। तो ये होता है खाद्य सुरक्षा। अब भारत में हम देखते हैं कि सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया था। मतलब भारत में 10 सितंबर 2013 को संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया था। तो 10 सितंबर 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया भारत में,
जिसका मुख्य उद्देश्य था, खाद्य सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो यह है कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना। मतलब इसका शॉर्ट में मतलब समझिए, इस खाद्य सुरक्षा का जो उद्देश्य है कि वो एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए जो जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो होती है खाद्यान्न पदार्थ। खाद्यान्न मतलब फूड, फूड उनका बेसिक अधिकार है, मूलभूत उनका राइट है। तो उसको वहन करने के लिए मूल्य जो है, सस्ते मूल्य पर जो है अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जो मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण है ये जो है खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान कर सके। तो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, और उस खाद्यान्न को अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्यान्न और मूल्य, सस्ते मूल्य में प्राप्त उसकी उपलब्धता जो है वही जो है व्यक्ति को एक गौरवपूर्ण जीवन दे सकता है। जब वो खाएगा पिएगा पौष्टिक भोजन लेगा तभी वो सशक्त होगा, और तभी वो जो है अपना जीवन एक गौरवपूर्ण तरीके से जी सकता है, गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति को, इसका जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाए। मतलब जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाए। लाइक चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 3 रुपए किलो, वो मोटा अनाज 1 रुपए किलो। तो इस तरीके से सभी व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज जो है उपलब्ध कराया जाए। आप लोगों ने देखा होगा गांव में राशन कार्ड पे सामान मिलता है, तो इसे पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं। तो सबको अपना अपना राशन कार्ड होता है, सबके पास, सारे लोगों के पास। ये जो राशन कार्ड है इसको जो है सभी बनवा सकते हैं, इवन अपर मिडिल लोअर सभी के सभी क्लास जो होते हैं वो बनवा सकते हैं। तो ये जो इस राशन कार्ड के तहत ये प्रावधान किया गया है कि सभी को जो है कम से कम 5 किलोग्राम अनाज तो उपलब्ध कराया ही जाए लोगों को, ताकि कोई जो है भूखमरी से ना मरे, सबको पौष्टिक आहार मिले। तो ये 5 किलोग्राम अनाज जो है वो 3 और 1, मतलब 3 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और 1 रुपए किलो मोटा अनाज, कोई भी मोटा अनाज जैसे चना और या फिर मटर वगैरह टाइप का, तो वो जो है वो ले सकता है। मतलब उस राशन कार्ड पे 5 किलो ले सकता है वो आराम से। फिर 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी सहित देश के 67% आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, जब एक्ट आया तो उसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये यह था कि 75% ग्रामीण एरिया और 50% शहरी वाला एरिया को मिला के 67, टोटल 67% जो है आबादी जो हमारी है उसको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, फूड सिक्योरिटी हो उसके पास, और जो है वो सरलता से उसके पास फूड उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद इस अध्यादेश के तहत, मतलब खाद्य सुरक्षा जो एक्ट था इसके तहत एपीएल और बीपीएल, एपीएल मतलब अबव वाले जो होते हैं, अबव ऑफ दी, पीएल मतलब बीपीएल बिलो ऑफ द लोअर क्लास, और अबव ऑफ द लोअर क्लास मतलब जो होता है ना ग्रामीण, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। हाँ, इनको मतलब एपीएल मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले, बीपीएल मतलब लोअर वाले, बिलो वाले, गरीबी रेखा से नीचे वाले, या प्राथमिकता समूह या सामान्य समूह वर्गीकरण को नकार दिया गया। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अमीर को या गरीब को बांट कर दिया जाए खाद्य सुरक्षा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जैसे मैंने बोला, इसमें कोई भी राशन कार्ड बनवा सकता है और कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। 5 किलोग्राम अनाज वो उसको ले सकता है, और उस राशन कार्ड पे राशन कार्ड के थ्रू वो अनाज प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्यादेश में ये वाली जो समूहीकरण थी या वर्गीकरण था इसको नकार दिया गया, गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे के जो चीजें हैं। इसमें
ये प्रावधान है कि मातृत्व लाभ के 6,000 रुपए दिए जाए। मतलब कोई अगर मान लीजिए अभी अभी माँ बनी है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको जो है 6,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। बेघर लोगों के लिए सामुदायिक रसोई, इसमें ये भी प्रावधान है कि जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उन्हें सामुदायिक रसोई, मतलब एक जो सामुदायिक भवन टाइप नहीं होता जिसमें रसोई होगी, जिसमें सभी खाना खा सकते हैं, उसमें खाना बनेगा तो सभी खा सकते हैं जो बेघर लोग हैं, तो उनके लिए एक सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से खाद्य सुरक्षा के ये मुख्य उद्देश्य हैं। अब देखते हैं जो हमारा NFS मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। 2013 एक्ट की मुख्य विशेषता यह है कि जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब जो टारगेटेड जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब किसी टारगेट ग्रुप को जो दिया जाता है, उसके अंतर्गत कवरेज और हकदारी, मतलब TPDS के अंतर्गत कवरेज और हकदारी, जितने भी टारगेटेड ग्रुप हैं उनको देखा जाए कि वो उनको कवरेज दिया जाए कि किसी चीज से वो वंचित तो नहीं है, खाने की चीज को लेके उन्हें फूड सिक्योरिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हकदारी मतलब अधिकार, उनको ये अधिकार है और ताकि कि फूड सिक्योरिटी उन्हें मिले, लोगों को उनका ये अधिकार है। तो ये चीजें जो है वो तय करेगा, वो देखेगा जो है हमारा NFS मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत। ये कहा गया है कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके अंतर्गत कोई भी जो है वो वंचित ना रहे फूड से। तो इस तरीके से इसकी पहली विशेषता ये है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि ये जो TPDS के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति माह की एक समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाए। मतलब कि इसके अंतर्गत जो TPDS है, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जो उसके अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति को माह में हर महीने समान हकदारी दी जाए। मतलब हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज से दिया जाए हर महीने। और इसमें 50% जो है शहरी आबादी को शामिल किया गया और 75% ग्रामीण आबादी को कवर किया गया है। तो 75% ग्रामीण लोगों को और 50% शहरी लोगों को जो है 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति को हर माह दिया जाएगा, ये इसमें निर्धारित किया गया है। फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75% और 50% के अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप राज्यवार कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब जो केंद्र सरकार है वो जो है ग्रामीण 75% और शहरी 50%, वो ध्यान रखेगा कि इतने क्षेत्र कवर होने चाहिए। केंद्र सरकार जो है वो निर्धारण करेगा कि 75% कवर होना चाहिए गांव का, और 50% कवर होना चाहिए शहर का। तो इस तरीके से इसका निर्धारण करेगा केंद्र सरकार। परिवारों की पहचान, इसमें ये प्रावधान किया गया NFS में, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी में, कि सबके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान मतलब राशन कार्ड होना चाहिए, ताकि इससे परिवारों की पहचान की जा सके और उन्हें फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। तो परिवारों की पहचान। फिर महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक सहायता, इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक सहायता दी जाए, उनको पोषण युक्त जो है फूड प्रोवाइड किए जाए, मतलब खाद्य जो है वो पोषण युक्त प्रोवाइड किए जाए। मातृत्व लाभ जैसे बता दिया मैंने कि जो प्रेग्नेंट है या जो अभी अभी जिसने बच्चा जना है उसको 6,000 रुपए मिलेंगे। तो ये मातृत्व लाभ इसके अंतर्गत आता है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण जब जो है राशन कार्ड में अगर मान लीजिए कि किसी के पास अगर महिला अकेली है, उसके पास और कोई नहीं है, तो उसका ही नाम मुख्य मुखिया में आता है।
उस राशन कार्ड में मुखिया के तौर पे महिला का नाम लिखा जाता है। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि इससे एक महिला सशक्तिकरण भी आता है, क्योंकि मुखिया जो है वो महिला बनी है अपने घर की, तो ये एक महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें देखते हैं। फिर खाद्य सुरक्षा भत्ता, जिसको ये सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है इसके तहत, एनएफएस के तहत, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत नहीं मिल पा रहा है, अगर उसे जरूरत है खाद्य की तो उसे भत्ता दिया जाएगा। भत्ता मतलब उसके लिए अलग से उसे वेतन दिया जाएगा और वो फूड सिक्योरिटी से ले सकता है उस भत्ते से। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो भारत में सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो भूखे ना रहे, भूखमरी से लोगों की मृत्यु ना हो, भूखमरी से लोगों की जाने जो जाती थी पहले वो ना जाए। तो ये सारी चीजों को कम करने के लिए, इन पर नियंत्रण करने के लिए एनएफएस लाया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया 2013 में, जो अपना कार्य इस तरीके से करता है, इसके जो मुख्य उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने में लगा हुआ है, और जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं ही। तो इस तरीके से हमने जो है कवर कर लिए अपने 4 पॉलिसीज, जिनमें हमने देख ली कि किस तरीके से ये समाज कल्याण में लगी हुई हैं, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो या फिर हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हाँ नेशनल हेल्थ मिशन था, हेल्थ मिशन हो, या फिर हमारा ये मनरेगा हो, या फिर फूड सिक्योरिटी हो। तो ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये सारी पॉलिसीज, इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत का विकास करना, और जो ग्रामीण इलाके में रह रहे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो मतलब ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार का मुख्य दायित्व है यह कि वो ये सारी सुविधाएं जो है हर जन तक पहुंचाए। अपनी इन नीतियों के माध्यम से सरकार निरंतर इन सारी चीजों को जनता तक पहुंचाने में लगी हुई है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास थी। अब आज आप लोगों के जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप लोग एक एक करके रेज करिएगा हैंड, और फिर अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, ठीक है? आज चैट्स ऑन है क्या आप लोगों की? एक सेकेंड, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैं आप लोगों का, एक एक करके आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, अनम्यूट करिए। एक एक करके। मैम चैट बॉक्स में क्वेश्चन जागृति ऐसे ही पूछ लीजिए, चैट बॉक्स तो पता नहीं भर गया है, एक सेकेंड तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैम आप डिसेंट्रलाइजेशन की लास्ट क्लास कर ली। डिसेंट्रलाइजेशन की लास्ट क्लास। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किस परिस्थिति से इस समय गुजर रही हूँ, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे है इस टाइम अभी, मतलब ऐसा है कि मेरा एकदम माइंड कुछ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ। तो अभी मुझे अभी यशोयल से बात करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर मैं नहीं भी कवर करा पाई तो उसके नोट्स आप लोगों को मैं भेज दूंगी आज। आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं मैं एक क्लास रखूंगी जैसे भी सिचुएशन रहेगी। अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकती, अभी आज मैंने क्योंकि ले लिया, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता मुझे, इसलिए मैं आज का क्लास आप लोगों का अर्जेंट बेसिस पे लिया है, नहीं आज मैं क्लास लेने वाली नहीं थी, क्योंकि लास्ट क्लास है और होनी भी चाहिए थी। मैम हाँ जी मैम लोकायुक्त और क्या कहते हैं, ऐसा कुछ लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी है क्या जहाँ पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं? शिकायत निवारण संस्थान कह रहे हैं आप?
लाइक कि जैसे मान लीजिए लोकायुक्त राज्य पे है और जो केंद्र पे है वो हमारा लोकपाल है। तो ऐसा हो सकता है हर उसमें संस्थानों में शिकायत निवारण संस्थान हो। मान लीजिए अगर हमें पंचायती राज का कहीं शिकायत करना है कि पंचायत जो है वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो हम लोकायुक्त के पास जाएंगे क्योंकि स्टेट लेवल पे वो मेन हेड है हमारा जो शिकायत सुनेगा। ठीक है। और जो अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें केंद्रीय स्तर पे जाना है तो हमें उसके लिए लोकपाल में जाना पड़ेगा। वहां पर हमें शिकायतों का अलग अलग दायरा होता है जो फिक्स है। केंद्र में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्राइटेरिया है, वहां पे हमसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन, कैग वगैरह इन सब की शिकायतें कर सकते हैं। हम उसके नीचे वालों की शिकायतें वहां पे नहीं करा सकते। वहां के लिए हमें लोकायुक्त के पास जाना पड़ेगा। मान लीजिए लोकल लेवल की कोई शिकायतें हैं तो हमें लोकायुक्त के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। 2 ही संस्थानें हैं मेन भ्रष्टाचार के लिए, राज्य और केंद्र स्तर पे। मैम ये ग्रीन बजट क्या है? प्रशासन के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। किसके बारे में? थोड़ा सा। किसके बारे में बेटा? सोनिया, प्रशासन के बारे में। आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, ये ग्रीन बजट क्या है? ग्रीन बजट। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ई प्रशासन के बारे में बता दीजिए अच्छा, थोड़ा सा। ई प्रशासन। ई प्रशासन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक समझ रहे हैं आप कि आज का जो हमारा वर्तमान युग है वो किस तरीके से जो है कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ, इंटरनेट सिस्टम की तरफ अग्रसर हो गया है। बिना इंटरनेट के अब कुछ भी नहीं रह गया है। तो जो अब प्रशासन है वो भी अपने आप को इनोवेट कर रहा है। प्रशासन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है अब, कि ऐसा हो रहा है कि जो चीजें हैं, मान लीजिए कोई प्रशासन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो वो डॉक्यूमेंट जो है कंप्यूटर में फीड होना चाहिए ताकि जो आम जनता है अच्छे से उसे एक्सेस कर सके, कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सके। हमें किसी के बारे में जानना है, मान लीजिए हमें राइट टू एजुकेशन के बारे में जानना है अपने, ठीक है, हमें एजुकेशन से रिलेटेड हमें कोई पॉलिसी के बारे में जानना है कि हमें वो किस तरीके से हमें प्रभावित कर रही है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत नेट खोलेंगे, उसकी साइट पे चले जाएंगे और साइट खोलते ही हमें सारी चीजें, उसकी सारी डिटेल दी हुई होगी। तो वही है ई प्रशासन। प्रशासन भी क्या करता है, अपना सारा डिटेल उसमें कंप्यूटर में फीड कर देता है, एक जो लिंक बना देता है ताकि किसी को भी कोई समस्या हो तो वहां चला जाए और उससे जो है वो अपनी शिकायतें वहां बता भी सकता है और अपने क्वेश्चंस को वहां पे आंसर भी उसको मिल सकता है, उसे किसी चीज को जानना है। तो एक ये पूरी प्रक्रिया है कि ये प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि वो जो है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में कंप्यूटर में सारे डेटा फीड कर दे ताकि जनता उसे एक्सेस कर सके। ठीक है, ये है ई प्रशासन। अब यही मान लीजिए प्रशासन किस तरीके से कार्य करता है। अभी जो फिलहाल में दौर चल रहा है तो इसमें क्या है कि कोई शिकायत होती है तो हम तुरंत ट्विटर पे डाल देते हैं। हमें कुछ चीज चाहिए अर्जेंट बेसिस पे तो हम सीधा ट्विटर पे जाते हैं और उसे हैशटैग करके वहां पे लिख देते हैं। और मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई पुलिस है, उसको हमें पता है कि हमारे एरिया का लोकल का पुलिस कौन है और हम उसे हैशटैग करके वहां पे मेंशन कर देते हैं या फेसबुक पे जाके उसे हैशटैग कर देते हैं। तो एक तरीके से हम किस तरीके से देखिए फास्टली काम कर रहे हैं और हमें उसका रिस्पॉन्स भी तुरंत ही मिल जाता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। ठीक है, और एक जगह ही मैसेज करिए कोई, यहाँ पे मैं पढ़ूं या फिर क्या करूं? हाँ, किसने पूछा था, क्या पूछा था? एक ग्रीन बजट ना। ग्रीन बजट मतलब होता है कि जो बजट है वो कुछ ऐसा एलोकेट, मतलब कुछ फंडिंग इसलिए करे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड फंडिंग हो सके, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसीज हो ना तो उस पर फंडिंग करे वो, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बचा रहे। उसको और बढ़ाने के लिए, एनवायरनमेंट और साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, तो उसे ग्रीन बजट कहते हैं। मतलब जो एनवायरनमेंट पे बजट इन्वेस्ट किया जाता है उसे ग्रीन बजट कहते हैं। जो फीमेल पे बजट इन्वेस्ट किया जाता है उसे जेंडर बजट कहते हैं। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए।
बोलो किसका क्वेश्चन है? मैम अगर हम एग्जाम देते हैं तो एक सही फॉर्म में जो आंसर लिखते हैं मतलब उसका पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है, पहले आप इंट्रोडक्शन बनाइए, एक पूरे टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन बना लीजिए, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट यूनिट क्या है, पब्लिक पॉलिसी है, तो एक ऐसा इंट्रोडक्शन बनाइए जो सब में चले, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पब्लिक पॉलिसी से, वो इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही लिखना है। बस करना क्या है कि लास्ट की लाइन जब आप लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन की, तो वहां पे जो क्वेश्चन में मेंशन है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो चीज वहां पे मेंशन कर दीजिए कि हाँ मैं अब इस तरीके के आंसर करूंगी इसमें। अब उसके बाद पब्लिक पॉलिसी आप इंट्रोडक्शन जब बना रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हर फर्स्ट स्लाइड आप देखिएगा तो हर चीजों की उसमें कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस और उसका मेथड, ये सारी चीजें आपको हर स्लाइड में मिल जाएंगी ना। तो आप लोग क्या करिए, इन सारी चीजों को एक पेज में सारी चीजें लिख लीजिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन बना लीजिए एक पेज का, एक पेज में उसकी विशेषताएं लिख लीजिए, एक पेज में उसका महत्व लिख लीजिए, एक पेज में उसका मॉडल्स लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, अब आपके पास 4 पेज तैयार हैं, ठीक है, 4 पेज तैयार हैं, तो अब आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए मॉडल्स पे क्वेश्चन आ गया या फिर उसके महत्व पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या करिए आप लोग, सीधा वही क्वेश्चन उठाइए, इंट्रोडक्शन वही लिखिए सेम। कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए विशेषताओं पे आ गया, तो बस विशेषताएं थोड़ा उसका बड़ा कर दीजिए, बाकी सारी चीजें फिर विशेषताओं के बाद फिर वही चीजें मेंशन कर दीजिए, मेथड मेंशन कर दीजिए, उसका महत्व मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए महत्व पे क्वेश्चन आ गया, लोक नीति का महत्व बताइए, तो इंट्रोडक्शन तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसकी विशेषताएं भी लिखेंगे आप, फिर मॉडल लिखेंगे आप उसके कि कितने मॉडल्स हैं उसके, फिर उसके बाद उसका महत्व जो है वो बता दीजिए और महत्व थोड़ा बड़ा कर दीजिए, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। कम से कम 4-5 पेज का आंसर, एक आंसर इनफ होता है। ऐसे ही करके आप डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट कर लीजिए, ऐसे ही करके आप जो बजट है, बजट अगर बजट साइकिल इन इंडिया पूछ रहा है, तो आपको बजट बताना होगा पहले कि बजट होता क्या है। तो बजट होता क्या है के लिए एक इंट्रोडक्शन आपको बनाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन बना लिया, अब बताइए बजट क्या होता है, बजट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस के बाद बजट के मॉडल्स दो जो हैं वो बता दीजिए, मॉडल्स के बाद फिर बताइए कि भारत में किस तरीके से बजट काम करता है। हो गया आराम से आप लोगों का 4-5 पेज हो जाएगा कि नहीं है, इजी रहेगा ये भी। यस मैम। मैम विशेषताएं में तो उसकी विशेषताएं लिखेंगे, महत्व में क्या होता है? महत्व तो देखिए, जैसे बजट पब्लिक पॉलिसी का क्या महत्व है, मैंने सिग्निफिकेंस बताया था ना कि किस तरीके से जो पॉलिसीज बनती हैं वो हमारे देश के विकास में कार्य आती हैं। महत्व एक हेडिंग डाल दीजिए कि देश का विकास में महत्वता, इसकी महत्व मतलब इस तरीके का कोई नहीं। मैंने जो सिग्निफिकेंस कराया आप उसको स्लाइड देखिए, उसमें पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को आप, मैं अभी जो बुक्स के सारे नोट्स भेजे थे मैंने वो पढ़िए, उसमें भी महत्व लिखा हुआ है। उसके अंदर आप 4-5 लाइन का या 6 लाइन का पहले हेडिंग डाल दीजिए, महत्व में 3-4 महत्व उसके मैंने बताए हैं आप लोगों के, तो उन सारी हेडिंग्स के अंदर 6-6 लाइन का एक अपने आप बना लीजिए वो बुक से देख के, तो वो महत्व हो जाएंगे उसके। मैंने कराया पीपीटी में सब कुछ है, उसको गो थ्रू करिए आप लोग, फिर पता चल जाएगा ना उसमें। मैम क्वेश्चन देखे थे उसके आपके सब्जेक्ट के, तो उसमें है इस क्वेश्चन की समीक्षा कीजिए, तो समीक्षा में क्या करना होता है उसमें? समीक्षा मतलब कि उसका एक तरीके से विश्लेषण होता है ना, एनालिसिस, वो करना होता है। किस कैसा क्वेश्चन था, मतलब किस पे था, तो मैं उसका फिर वैसे ही बताऊं। मान लीजिए जो अभी मान लीजिए, चलिए जो हमने पॉलिसी कराई उसमें मनरेगा आ गया, मान लीजिए मनरेगा की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो मनरेगा की समीक्षा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि सोशल पॉलिसीज क्या होती हैं, ठीक है। पहले पॉलिसीज बताएंगे कि होती क्या है, ये क्यों काम में आती है, जो हमारी फर्स्ट क्लास है कि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज क्या हैं,
सोशल वेलफेयर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फिर उसके बाद आप बताइए कि कुछ पॉलिसीज को ले आया गया है। अब उसमें हमें सिर्फ टारगेट करना है मनरेगा को, क्योंकि हमें मनरेगा पूछा गया है। तो मनरेगा लिखेंगे कि मनरेगा क्या होता है, मनरेगा की विशेषताएं क्या है, मनरेगा में कमियां क्या क्या है। तो जब हम किसी चीज की कमियां बताते हैं, उसकी हम आलोचना करते हैं ना, तो वो हम समीक्षा कर रहे होते हैं, उसका हम विश्लेषण कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं, उसकी कई बार होता है वो समीक्षा के बजाय विश्लेषण आ जाता है कि मान लीजिए मनरेगा का विश्लेषण करिए, या शिक्षा के अधिकार का विश्लेषण करिए, या शिक्षा के अधिकार पर एक टिप्पणी है ना, टिप्पणी टाइप भी आ जाएगी। तो आपको लिखना वही सारी चीजें हैं, कुछ भी आ जाए जो पढ़ाया गया है। शिक्षा का अधिकार क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसमें कमियां, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 बना, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां, ये सारी चीजें आप मेंशन कर लीजिए वहां पे बस। जागृति, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है या कुछ सजेशन है ये? मैम, इन माय विलेज द हाफ ऑफ द मनी ऑफ नल जल योजना बिकम द पार्ट ऑफ करप्शन, वी इवन नो हु डिड दिस। अच्छा, is anything there in our constitution where we could complain as we all taxed our money? How can 4 and 5% keep it a personal that money should spend for welfare and for follow look at that things available at the government? हाँ, अगर आपको पता है तो आप कंप्लेन वहाँ फाइल करिए, ये सारी चीजों के लिए लोकायुक्त है। नहीं वहाँ पे हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने पंचायत में जाइए और शिकायत दर्ज कराइए वहाँ पे। पंचायत में नहीं सुन रहे तो आप सीधा लोकायुक्त के पास जाइए कि इन सब एरिया से जो रिलेटेड भ्रष्टाचार है वो उनके लिए शिकायत निवारण संस्थान बने होते हैं हर गाँव में। तो वो पहले तो पता करिए कि यहाँ पे कोई कुछ है इसके लायक। अगर नहीं है तो आप ब्लॉक लेवल पे जाइए। अपने गांव में क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए होता है गांव के ऊपर होता है पंचायत, पंचायत के ऊपर होता है तहसील, तहसील के ऊपर होता है ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर होता है हमारा जनपद, जिसे जिला कहते हैं ना, जो जिला कहा जाता है। मान लीजिए जिला लाइक मैं क्योंकि इलाहाबाद से हूँ तो मैं इलाहाबाद का एग्जांपल देती हूँ। तो इलाहाबाद, ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद के बाद जिला के नीचे जो होगा वो होगा ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे होगा तहसील, तहसील के नीचे होगा हमारा गांव, गांव में होगा ग्राम पंचायत। तो ये एक सीक्वेंस होता है और हर सीक्वेंस पे कुछ ना कुछ ऐसी शिकायत निवारण संस्थानें होती हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं इन सब चीजों में। बट हाँ, ग्रामीण लेवल पे इन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि करप्टेड ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं लोग, पैसों की बहुत वहाँ पे मारामारी होती है, पैसों के लिए वो कुछ भी करते हैं। अगर आप उन्हें कंप्लेन कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति घुसखोरी करके उन्हें पैसे खिला के चुप करा देगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऊपर लेवल पे शिकायत करिए, जिला लेवल पे कराइए। ठीक है मैम, हेलो मैम, कमेंट, एनालाइज, जस्टिफाई, ये सब कैंसर क्रिटिकली जस्टिफाई, ये सब कैंसर अलग कैसे होगा? आलोचना होती है, आलोचना करना होता है। क्रिटिकली जस्टिफाई मतलब हम सारी चीजें, उसकी विशेषता वगैरह बता देंगे, हम सब विशेषता बता देंगे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है टाइम पे वो बता देंगे। उसके बावजूद भी उसमें कमियां हैं वो भी हमें बताना होगा। वो होता है क्रिटिकली जस्टिफाई करना, कि मतलब उसका आलोचना करते हुए हम उसकी विशेषताएं बताएंगे। हम कहेंगे हाँ इतनी चीजें तो हैं इसके अंतर्गत, बट इसमें ये प्रॉब्लम्स भी है। मान लीजिए मनरेगा काम तो कर रहा है, बड़े सही तरीके से कर रहा है, इवन जितने रोजगार जो है बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहा है, बट हम देख रहे हैं कि इस पॉलिसी में कमियां भी हैं। इसमें कमियां हैं क्योंकि इसमें जो है बजट जब बनता है तो उस तरीके का इसमें आवंटन नहीं किया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते हैं, इसमें भ्रष्टाचार देखा जाता है, मजदूरी का जो वेतन है वो कम होता है। तो ये सारी चीजें कमियां हैं इसके अंतर्गत। तो जब हम ये चीजें बताते हैं तो हम एक तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, मैम, जो आपने बताया एनएफएस के तहत अगर किसी को जैसे अगर मतलब वो खाना नहीं मिल पा रहा है या फिर जो भी है तो वो भत्ता कैसे लेगा अगर उसको चाहिए होगा तो? वो भत्ता नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लेगा। उसको मतलब मान लीजिए राशन कार्ड के उस पे नहीं मिला खाना, ठीक है, तो वो ऊपर जाके उस पे शिकायत करेगा कि हमें इस पे नहीं मिला है, तो वो उसका फिर कर्तव्य बन जाएगा। इस एक्ट में ये लिखा गया है कि अगर हमसे ये नहीं हो पा रहा है, हम असफल हो रहे हैं देने में, तो हम आपको इसका हर्जाना देंगे, हम उसका अलग से आपको भत्ता देंगे इस चीज का। तो वो अगर राशन कार्ड मान लीजिए कई जगह पे राशन खत्म हो जाता है और एक बहुत ज्यादा नीडी है, राशन उसे चाहिए ही चाहिए, नहीं मिल पा रहा है,
तो वो जो है फिर वहां पे अपनी शिकायत करेगा और कहेगा कि हाँ मुझे इस टाइम चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे, राशन तो नहीं दे पाएंगे बट उसके बदले में उन्हें पैसे दे देंगे, तो वो कहीं और से ले सकते हैं, तो वो भत्ते के रूप में एक तरीके से मिल जाता है उन्हें। ठीक है। ओके हेलो। हाँ जी। मैम, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि गवर्नमेंट ने की पावर्टी को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए कई सारी योजना बनाई है। जैसे मनरेगा में पड़ता है उसी में से एक है। तो मैम जो शहरों में रहता है और वहाँ भी बेरोजगारी अभी कोविड के चक्कर में या फिर वैसे भी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है? मनरेगा में दोनों चीजें की बातें हुई हैं, सिर्फ गांव में नहीं है। मैंने अभी पढ़ाया ना कि मतलब उसमें भी शहर पॉपुलेशन और ग्रामीण पॉपुलेशन दोनों को देखा गया है, बट हाँ शहरी लेवल पे हमें वो कार्य नहीं मिलते हैं जो मनरेगा जैसे मतलब करा सके, लाइक तालाब वाला शहर में नहीं खुदवा सकते हैं, तो यहाँ पे अलग प्रोविजन होता है। बेरोजगारी वैसे शहर में इतना जो है उन लोगों के लिए, देखिए ना अभी जैसे मजदूर, प्रवासी मजदूर का देख लीजिए आप कि मजदूर आते हैं और जब लॉकडाउन वगैरह लगता है तो वो एक सेकेंड, हाँ मैं फोन ले लूँ।